बिजनेस साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स ये होती हैं। ओवर टाइम आपकी इकॉनमी जो है वो चढ़ती गिरती रहती है, ठीक है। ओवरऑल हो सकता है ग्रो हो रही हो, लेकिन उस ओवरऑल ग्रोथ की लकीर ये रही, ओवरऑल ग्रोथ ये रही कि पैटर्न तो ग्रो होने का ही है, ठीक है ना। अभी देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैटर्न तो ग्रो होने का ही है, लेकिन इस ग्रोथ के अंदर भी आप ग्रो होते 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 फॉल हो रहे हो, फिर ग्रो होते 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 फॉल हो रहे हो, लेकिन हर दफ़ा नई पीक पे जा रहे हो, सही ना। इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं। तो इकोनॉमी जब ग्रो हो रही होती है वो पीरियड कहलाता है एक्सपेंशन, सही। आई ट्राइड विद ब्लू कलर, ये एक्सपेंशन है। फिर पीक ऑफ एक्सपेंशन जो है ना, जिसके बाद फॉल होना शुरू है। पीक पता कब चलता है? जब फॉल शुरू होता है, ठीक है ना। तो फॉल शुरू होते ही पता चल जाता है, इससे पहले जो था वो पीक था। तो उसके बाद आ जाता है रिसेशन। एक्सपेंशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसेशन मतलब नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद रिसेशन से रिकवरी। ट्रफ वो पॉइंट होता है, ट्रफ वो पॉइंट होता है कि जिसके बाद ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो रिसेशन के बाद दोबारा ग्रोथ होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब उससे पीछे जो था वो ट्रफ था, सही है। और रिसेशन भी इतना जल्दी हम रिसेशन नहीं कहलाते। अगर इतना सा फॉल होकर दोबारा ग्रो होना शुरू हो गया तो रिसेशन नहीं कहलाएगा। रिसेशन ये होता है थोड़ा लॉन्गर पीरियड, कम से कम 2 क्वार्टर्स तक तो गिरे, 6 महीने तक तो इकोनॉमी फॉल हो ना। और वो इकोनॉमी फॉल पता कैसे चलती है? आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होती है इकोनॉमी में, उस वक्त चीज़ों की डिमांड कम हो रही होती है, उस वक्त कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम कर रहे होते हैं, उस वक्त एम्प्लॉयमेंट लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं जब, ठीक है ना। बिजनेसेस को प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है, वो आपका इंडिकेट करता है कि अभी आपकी ग्रोथ नीचे होना शुरू हो। फिर दोबारा बिजनेसेस रिकवर करना शुरू होता है, तो इसका मतलब दोबारा एक्सपेंड होना शुरू हो। क्लियर? तो आप ये देखेंगे जब, तो इकोनॉमिक बूम भी कहलाता है, पीक जो है ना बूम भी कहलाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक रिसेशन तो इस वक्त क्या क्या ग्रोथ के वक्त क्या क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब डिमांड ज़्यादा है, प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो चीज़ें बिकती चली आ रही है, सही है। एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड्स जा रही है, और जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड्स जाना शुरू होती रहती है, कहीं ना कहीं सप्लाई उसको मैच करना बंद कर देती है, सप्लाई शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन, सही है ना। सप्लाई कर्व रहा, डिमांड कर्व रहा। अब लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स सस्ते हैं, इंटरेस्ट रेट सस्ते हैं तो उससे सप्लाई थोड़ी बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने में टाइम लगेगा, सप्लायर्स भी बोरो करके एक्सपेंड तो करेंगे, लेकिन डिमांड तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। फिर सप्लायर ने बोरो करके कहीं ना कहीं फैसिलिटी अपनी बना के आगे उसको निगेट करना शुरू कर ही रहे थे, थोड़ा आगे ही गए थे, इतने में दोबारा डिमांड और, सही ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हर दफ़ा ऊपर सेट हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ सेट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे गया, इतने में दोबारा डिमांड बढ़ गई तो यहाँ सेट हो गया, सही ना। तो हर दफ़ा प्राइस लेवल्स पहले यहाँ थे, फिर इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हुआ, फिर थर्ड टाइम पे यहाँ सेट हुआ, तो P1 से P2 पे गए, फिर P3 पे चले गए, राइट। सो इन्फ्लेशन होती है, सही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतने प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से लोग चीज़ें नहीं डिमांड करेंगे और डिमांडेड कम करेंगे, फिर तो क्या ज़्यादा बढ़ गए प्राइसेस। अगर उस पॉइंट पे लोग डिमांड करना बंद कर दें तो अब बिजनेसेस को तो अपनी लोन्स चुकानी है, सही है। तो अब वो ले ऑफ करेंगे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे ताकि एक्सपेंसेस कम हो, लोन्स चुका सकें, उधार उतार रहे हैं और जो भी उनके खर्चे हैं, इंटरेस्ट है सब। तो उस चक्कर में लोगों को निकाला, डिमांड भी नहीं है, तो फिर अब क्या, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई, तो और फिर वो रिसेशन की तरफ जाना शुरू होता है। फिर जैसे रिसेशन की तरफ जा रहा होता है, दोबारा बूम पे आना कैसे शुरू होता है? क्योंकि रिसेशन तो एक साइकिल लग रही है कि लोगों को जॉब से निकाला, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म हो गई, तो जितना डिमांड कर रहे थे उतनी डिमांड भी करना कम कर दी। तो अब दूसरे सेक्टर्स में भी डिमांड कम हो गई, तो वहाँ उन्होंने भी जॉब से निकाल दिया अपने पास से लोगों को, तो अब तो ये नीचे ही जाते आ रहे। तो फिर गवर्नमेंट एंटर होती है, इंटरवीन करती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ के साथ, टैक्स रेट्स गिरा देती है ताकि लोगों को चीज़ें इतनी महंगी ना पड़े। अब थोड़ा सस्ता लगने लगते, लोग दोबारा ख़रीदना शुरू होते हैं, सही। दोबारा फिर वो रिकवर होना शुरू होती है इकॉनमी। गवर्नमेंट्स जो है ना फिर इंटरेस्ट रेट्स नीचे कर देती है कि लोग उधार लेके लेना शुरू हो या भले चीज़ें, तो उधार लेके लेना शुरू होता है, तो फिर वो दोबारा डिमांड ऊपर जाता है। क्लियर है?
सो दिस इज हाउ थिंग्स रिकवर एंड देन गो फॉल। तो ये होता है बबल, पता है बबल बर्स्ट होना ऐसे ही कहते हैं, कोई चीज़ बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है लेकिन उसके नीचे सिर्फ हवा है, खाली है। तो जब वो बर्स्ट होती है ना, खट करके आप फ्लैट ज़मीन पे आ जाते हो, कुछ भी नहीं होता नीचे। तो कभी कभी इकोनॉमी एज अ बबल ग्रो हो रही होती है, मतलब सप्लाई, आपका सप्लाई कर्व आउटवर्ड, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो नहीं रही, वो वहीं खड़ी है और डिमांड शिफ्ट हुए जा रही है। एक पॉइंट आएगा कि वो बर्स्ट होगा कि अब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, सप्लाई बढ़ नहीं रही और लोगों ने डिमांड छोड़ी, तो जितने लोग एम्प्लॉयड थे उतनी चीज़ें बनाने के लिए उन सबको अनएम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। तो वो अनएम्प्लॉय हुए तो तेज़ी से डिमांड गिरते 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 बहुत नीचे चली आएगी, और उसके बाद भले प्राइसेस कम भी होना तो शायद कम प्राइसेस लेवल पे भी अफोर्ड ना कर सकेंगे। वो कहेंगे नहीं यार अभी जो है ना हम लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तो हम नीड्स, क्योंकि अभी हम जॉबलेस है। सस्ती हो गई है पिकनिक्स, कोई बात नहीं, हम कर नहीं सकते, हम जॉबलेस हैं। जब ऑन जॉब थे, जब कर सकते थे तब महंगी बहुत थी पिकनिक्स, अब हम जॉबलेस हो गए, तो क्यों से पिकनिक सस्ती हुई? क्योंकि कोई डिमांड नहीं कर रहा। सही है। सो बहरहाल मूविंग ऑन, इसको आप पढ़ेंगे, सब मिलता जुलता है आपका, ठीक है। रिसेशन के बारे में फिर बता रहे हैं, वजूहात क्या होती है रिसेशन की। तो वजूहात यही होती है, या तो आपकी ग्लोबल ही आपकी इकोनॉमी ऐसी है जो ग्लोबली कनेक्टेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जैसे चाइना, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो चाइना की खुद की भी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो सकती है। सही है। वॉर टाइम्स आ गए तो ट्रेड और बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं और बहुत सारे सेक्टर से डिमांड कम हो जाती है। रियल एस्टेट सेक्टर गिर जाता है। जिस मुल्क के अंदर से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतरना शुरू हो जाए ना, कॉन्फिडेंस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वहाँ का रियल एस्टेट डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर इन्वेस्टर का ध्यान भी नहीं है, तो वहाँ पर हाउसिंग की, क्योंकि वहाँ पर बिजनेसेस भी नहीं खुलेंगे, वहाँ पर हाउसिंग भी नहीं होगी, यू सी। तो रियल एस्टेट सेक्टर डाउन होना ये इंडिकेटर होता है कि वहाँ पर उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर गया, तो इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही, इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही, लोग वहाँ काम के लिए नहीं आ रहे, जहाँ लोग काम के नहीं आ रहे वहाँ हाउसिंग की वैल्यू गिर गई, हाउसिंग की डिमांड कम। बहरहाल कॉजेज ऑफ रिसेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ रिसेशन को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। तो रिसेशन की एक वजह ये हो सकती है डिमांड ड्रॉप हो गई, और एक वजह ये हो सकती है सप्लाई ड्रॉप हो गई। अगर आपके एग्रीगेट डिमांड में इन्वर्ट शिफ्ट हुआ ना, तो इन्वर्ट शिफ्ट होने की वजह से बहुत सारे बिजनेस, जब यहाँ पर डिमांड कर्व था बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो अलोंग द सप्लाई कर्व, सेम सप्लाई कर्व डिमांड कर्व यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बना था, अब यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट बना था। क्वांटिटी सप्लाइड वहाँ भी हो सकती थी, लेकिन अब वो इतने प्राइस देने के लिए रेडी नहीं है कंज्यूमर्स। P1 पे Q1 था, लेकिन अब वो P2 पे आ गई कहानी और Q2। तो ये क्यों हुआ है? वहाँ से यहाँ पर इक्विलिब्रियम इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हुई है। एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट, इनवर्ट शिफ्ट क्यों हुई होगी? क्योंकि लोग, या तो परचेजिंग पावर चली गई होगी लोगों के पास से, सही, और ये ऐसे सेक्टर की डिमांड होगी। ये तो बहरहाल पूरे मुल्क की एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक सेक्टर नहीं, पूरा मुल्क है, तो पूरे मुल्क की नेट डिमांड के अंदर फॉल आना शुरू हो गया है लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से। क्यों भी लोगों की परचेजिंग पावर कम? इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो लोग लोन्स नहीं ले सके, बोरिंग कॉस्ट महंगी होने की वजह से, तो लोगों ने डिमांड करना छोड़ दिया। पहले लोन्स पर भी वाले भी डिमांड कर रहे थे, अब वो वाले हट गया खाली, और फिर बहुत से लोगों ने सेविंग्स करना शुरू कर दी। जिनके पास पैसा था स्पेंड करने के लिए, स्पेंड नहीं करे, वो भी सेव करेंगे, सेविंग्स में ज़्यादा रिटर्न है। तो इस तरह से करते एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, सही। तो डिमांड, ये डिमांड शॉक पड़ा इकोनॉमी को, कि डिमांड गिरने का शॉक, ठीक है। उस वजह से इकोनॉमी डिक्लाइन पे जा सकती है कि डिमांड गिर जाए। दूसरी वजह इकोनॉमी की, सप्लाई गिर जाए। आपकी सप्लाई जो है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो मुल्क के जो हालात हैं वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, या दूसरे ममालिक बहुत आगे तरक्की याफ्ता होते चले आ रहे हैं, और आपकी जो स्किल्ड लेबर है वो ब्रेन ड्रेन होती चली आ रही है, बाहर जाती जा रही है, सही है। तो आप का जो
स्टेज था वो आप यहाँ इस पॉइंट पे थे और उससे इस पॉइंट पे आ गए, सही ना। तो ये जो LRAS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई 2 से 1 की तरफ आप आ गए, तो इससे क्या क्यों आए? क्योंकि आपकी जो इनपुट्स हैं वो ख़त्म, सही है। वो क्यों ख़त्म? लेबर चली गई, या जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स हो सकते थे वो नहीं हो पा रहे, उस कंट्री से ताल्लुकात ख़राब हो गए, या ड्यूटीज़ बहुत लग गई तो अब इंपोर्ट नहीं है, तो सप्लायर बैकवर्ड शिफ्ट हो गया कि वो सप्लायर जो सप्लाई कर रहे थे इंपोर्ट्स के बलबूते पे, इंपोर्ट्स महंगी हो गई, ड्यूटीज़ लगने की वजह से वो सप्लाई नहीं कर। जब मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का हिस्सा ही बनेगा ना मोबाइल मार्केट भी। एग्रीगेट सप्लाई पूरी इकोनॉमी की होती है, उसमें बहुत किस्म की। तो आपके मोबाइल फ़ोन्स अगर इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर ड्यूटीज़ या गाड़ियों पर ड्यूटीज़ बहुत लग गई तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे ना, तो उससे भी आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट होगा, सही है। इसके अलावा आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना, ये वाली वजूहात हैं। और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कल तक देती थी, सब्सिडीज़ देना छोड़ दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ अपना ली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन्स लिए हैं, क्यों, और IMF ने कंडीशंस लगाई हैं कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करें। डेफिसिट क्यों आ रहा है? अब वो डेफिसिट नहीं आना चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी पे, जो दूसरी दीगर चीज़ों पे जो आप सब्सिडी देते वो ख़त्म करें। जब वो ख़त्म हुई सब्सिडीज़ तो अब सप्लायर कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अब तो मुनाफा ही नहीं कर सकते, तो धंधे उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध दिए, रैप किया धंधे, सही है। तो इससे भी सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट होता है, सही। IMF का काम क्या होता है? IMF का काम होता है ममालिक की बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सपोर्ट करना, ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर इंटरेक्शन डेवलप करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई मुल्क पीछे जा रहा है, मतलब उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसी है कि जो अनफेवरेबल पोजीशन में, मतलब उसके पास इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं होती कि वो अपनी इंपोर्ट्स का बिल पे कर सके, इतना डॉलर आता नहीं है जितना चला जाता है, तो वो उधार लेता है। वो उधार के लिए IMF फिर फाइनेंस करती है ऐसे ममालिक को, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर वो जब फाइनेंस करती है तो पॉलिसीज़ भी फिर ख़तरनाक लगाती है। ये नहीं कि आप IMF से लोन लेके पब्लिक वेलफेयर पे लगाओ, फिर आप जो है वो IMF से अगर लोन ले रहे हो तो वो जिन कंडीशंस में जिस चीज़ के लिए ले रहे हो वहीं लगाओ। और उस चक्कर में IMF ये भी सब्सिडीज़ ख़त्म कराती है, बहुत सारी मराआत जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट पब्लिक को दे रही होती है वो रुकवाती है। और जब ये होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या हो जाती है? अनपॉपुलर होती है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देते हैं। और जब गवर्नमेंट नहीं चाहती अनपॉपुलर होना, बिलखुसूस जब वो टेन्योर ख़त्म हो रहा होता है उस वक्त, तो गवर्नमेंट उस वक्त IMF की या तो बात नहीं मानती या फिर कुछ ना कुछ कर आके वो एम्बेजलमेंट्स क्रिएट कर लेती किसी किस्म की, उन्हीं पैसों को मार्केट के अंदर जो है ना इन्वेस्ट करके और दोबारा से उन तमाम चीज़ों के प्राइसेस गिरा देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट हैपेंड कि जब इमरान खान वाज बीइंग आउस्टेड, लाइक उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से ख़त्म किया जा रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके लिए लॉन्च करने की स्ट्रेटजी बनती चली जा रही थी कि अब हमें गवर्नमेंट पे नो कॉन्फिडेंस है और उसके ऊपर वोट होता पार्लियामेंट में। जब ये होने लग रहा था उससे पहले इमरान खान ने पेट्रोल के ऊपर जो है रिलीफ दे दिया प्राइसेस पे। तो वो जो पेट्रोल के जो ऊपर जो रिलीफ दिया, ऐसा दिया कि वो 150 रुपये पर लीटर पे चला गया था। तो वो उस टाइम पीरियड पे पेट्रोल हमें इंपोर्ट जितने का हो रहा है उससे कम पे हम दे रहे हैं पब्लिक को, तो गवर्नमेंट पॉकेट से जा रहा था पैसा सारा। बट वाई वुड दैट हैपन? क्यों किया होगा? वो इसीलिए कि अपनी पोजीशन मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये ऑल्दो ये ज़रूर बोला था कि लोगों से टैक्सेस इतना आया कि उसको हम रिलीफ के लिए रीस्पेंड करें, बट दैट्स नॉट द केस, कैन नॉट हैपन इन आवर कंट्री। सो दैट वाज जस्ट टू प्रोवाइड दैट रिलीफ, सही है। 100 अच्छी पॉलिसीज़ होती है, 100 बुरी पॉलिसीज़ होती है, और गवर्नमेंट की मैं खाली मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ एक्टिविटी अगर आप करते हो तो IMF या कोई भी ऐसी जो आपको फंड्स दे रहे हैं वो नाराज़ हो सकता है आपके ऊपर। बहरहाल बात कहाँ निकल गई? तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्यों बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अगर अपना ले और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पीछे शिफ्ट हो सकती है, या आपकी सप्लाई साइड जो है पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हों कि वो कल तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे डेवलपमेंट पे जो पैसा लगा रहे थे वो लगाना रोक दे, या इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप ना करे, तो फिर सप्लायर्स भागना शुरू हो सकते हैं कि यार ये तो सप्लाई शॉर्ट हो रही है, सही। तो ये दोनों सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट होना और डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट होना, ये दोनों क्या है हमारे लिए? ये दोनों इकनॉमी को डिक्लाइन करने वाले केसेस हैं। इकनॉमी बगैर इन्फ्लेशन के ग्रो होती है, वो स्टेट बेहतरीन है। सप्लाई कर्व है वो कब होगा? डिमांड कर्व है। इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए
तो डिमांड बूस्ट हुई, लेकिन सप्लायर्स ने भी लोन्स लेके सप्लाई बूस्ट की। सही है? तो इकोनॉमी पहले इस पॉइंट पे थी, प्राइस 1 पे, क्वांटिटीज 1। डिमांड बूस्ट होने की वजह से एक तो प्राइस में इंक्रीज, तो प्राइस में इंक्रीज की वजह से एक तो इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, वो तो रियल बूस्ट नहीं कहलाएगा ना, लेकिन यहां से यहां तक जो जा रही है क्वांटिटीज भी तो बढ़ रही है ना। इस पॉइंट पे आके से प्राइस थोड़ी बढ़ी है, क्वांटिटीज भी तो बढ़ रही है। Q1 से Q2 पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चला है, ये तो फिर रियल ग्रोथ है ना, वो प्राइस ग्रोथ है भले, ये तो रियल ग्रोथ है ना। अब उसमें से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अगर निकालना चाह रही है इकोनॉमी क्या निकालेगी, मतलब सप्लायर्स जो हैं और वो भी एंटर हुए इस मार्केट में, तो सप्लाई कर्व आपका आगे शिफ्ट हो गया, तो प्राइस दोबारा उसी लेवल पे आके खड़ी हो गई, लेकिन क्वांटिटीज और बढ़ गई। तो वो डिमांड का बूस्ट विच इज बैक्ड अप आल्सो बाय सप्लाई बूस्ट, डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट विच इज बैक्ड, विच इज आल्सो फॉलोड बाय सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट, दैट लीड्स टू अ स्टेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। कि ऐसी ग्रोथ के लोगों के हाथ में अगर लोन्स के जरिए पैसा आ रहा है ना खरीदने के लिए, तो पीछे से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो तादाद में सेम नहीं रहे, वो भी बढ़ गए। अगर वो तादाद में सेम रहे और लोगों का पैसा ज्यादा आ गया तो फिर सिर्फ इन्फ्लेशन होगी, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज तो उतना ही है, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज तो उतना ही है। पर अगर गवर्नमेंट, अगर ये लोन्स कंज्यूमर्स ले रहे हैं, साथ साथ बिजनेसेस भी ले रहे हैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, तो फिर बिजनेसेस की भी सप्लाई बढ़ेगी। सो दिस वे दिस टेक्स टू अ पोजीशन ऑफ एक आपकी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें इन्फ्लेशन भी लो होता है या स्टेबल हो, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, बहुत हाई इन्फ्लेशन नहीं हो रहा होता, और लो इन्फ्लेशन तो 2% तो होना भी चाहिए, एनुअल 2%। ये नहीं कि हर महीने 2% हो रहा है, हर महीने 2%, एनुअल 24% बन जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशंस, अब जो पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेज इसके देख लोगे, रिसेशन के वजह से क्या होता है। इकोनॉमी जब डाउन टर्न पे चली गई, ठीक है ना, अब एक बात सुन लो, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन जो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये, इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल कर देना कि रिसेशन जब हो रहा है उस वक्त क्या हो रहा है, और रिसेशन होने के बाद क्या। रिसेशन पे जा चुकी है इकोनॉमी, अगर 2 क्वार्टर्स इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, तो आगे भी क्या होगा वो भी कॉन्सिक्वेंसेज में शुमार है, और उस वक्त जो हो रहा है वो भी कॉन्सिक्वेंसेज में शुमार है, ठीक है ना। रिसेशन होने वाले स्टेज में और उसके बाद फिर गवर्नमेंट चाहेगी कि वो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनाएं, तो उसमें बजट डेफिसिट्स आएंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी और टैक्स कलेक्शन है नहीं कोई, क्योंकि बिजनेसेस बहुत सारे रिसेशन में बंद भी तो हुए ना, तो टैक्स कलेक्शन वैसे ही कम हो गई, तो टैक्स कलेक्शन कम है, फिर टैक्स रेट्स और कम करने और स्पेंडिंग बढ़ानी है। उसी दैट्स द फिस्कल पॉलिसी के ऊपर एक्सपेंशनरी अप्रोच तो अपना लिया आपने, लेकिन फिर गवर्नमेंट के ऊपर बजट प्रेशर बहुत आ जाएगा, ठीक है। और बिलखुसूस अगर गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर है, किसी ट्रेड एग्रीमेंट्स में, या किसी किस्म के ऑब्लिगेशंस उसके सर पे हैं, जैसे IMF की जो है ना कर्जे वापस करने हैं, या IMF की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो फिर वो उस तरह से बजट जो है ना इतना फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते कि डेफिसिट्स हो जाएं फिर भी पब्लिक पे स्पेंड करना नहीं। IMF कहेगा हमारा लिया हुआ पैसा अपनी, तो गवर्नमेंट अगर ऐसी स्टेट में है कि वो इस तरह की डील्स के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है रिसेशन का कॉन्सिक्वेंस।